एवं टोनी। अमित शाह आज एनएसएस कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। हाइब्रिड फॉर्मेट में हो रही हाई लेवल एनएसएस कॉन्फ्रेंस, फिजिकल और वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे सुरक्षा अधिकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पात्रा देवी हुतात्मा स्मारक का करेंगे उद्घाटन। गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों के और शहीदों को समर्पित है स्मारक। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उद्घाटन की दी जानकारी। योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। सरकार की योजनाओं और नीतियों पर होगा मंथन। झारखंड कैबिनेट की आज अहम बैठक। सीएम हेमंत सोरेन करेंगे इसकी अध्यक्षता। 2 दर्जन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। तीस अगस्त को होगी नीट पीजी 2026 की परीक्षा। एक ही शिफ्ट में सीबीटी मोड में होगी परीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं को गति देने की पहल। सीएम योगी ने की रोपवे परियोजनाओं पर समीक्षा बैठक। कई प्रमुख रोपवे परियोजनाओं की प्रगति की ली जानकारी। अधिकारियों को नई समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश। रोपवे परियोजना के साथ पार्किंग सुविधा के भी निर्देश। पीपीपी मॉडल से ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश। तो अधिकारियों को नई समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रोपवे परियोजनाओं के साथ पार्किंग सुविधा के भी निर्देश दिए गए हैं। तो पीपीपी मॉडल से ठोस कार्य योजना तैयार होगी और इसके निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम धामी ने रोपवे परियोजनाओं पर भी समीक्षा बैठक की है। बता दें कि रोपवे का विस्तार करने को लेकर लगातार कई दिनों से मंथन किया जा रहा है और इस व्यवस्था पर भी विचार किया जा सकता है। उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं को गति देने की पहल। कई प्रमुख रोपवे परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। देखिए, जो काम चल रहा है रोपवे को लेकर, उस पर मुख्यमंत्री ने जानकारी ली थी कि काम तक कहां तक पहुंचा है और इसके साथ साथ रोपवे परियोजनाओं के विस्तार को लेकर के भी यहां पर चर्चा हुई कि कैसे अन्य जगहों पर भी रोपवे सिस्टम को आगे बढ़ाना है, रोपवे सिस्टम को लाना है। इसको लेकर के भी तमाम मंत्री अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई। ये समीक्षा बैठक थी जिसमें तमाम परियोजनाएं जो संचालित हैं या जो संचालित होने जा रही हैं उनको लेकर समीक्षा की गई। साथ ही तमाम विषयों पर समीक्षा की गई कि कौन कौन बिंदुओं पर, कौन कौन से क्षेत्रों पर और काम हो सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर देश विदेश से लोग उत्तराखंड की सुंदरता, यहां की आध्यात्मिकता महसूस करने के लिए आते हैं। इसलिए किसी भी तरीके की कोताही, किसी भी तरीके की गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। परियोजनाओं की सौगात जनता को समय समय पर मिलती रहनी चाहिए और जो विकास के काम चल रहे हैं वो समय पर पूरे हो जाएं, ये सुनिश्चित हो। इसी के साथ साथ और कौन कौन सी सुविधाएं हैं, तो सीएम धामी ने की रोपवे परियोजनाओं पर समीक्षा बैठक। ये समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई। उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं को गति देने की ये पहल है। रक्षाबंधन पर महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने 28 और 29 अगस्त को महिलाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सौगात दी है। सीएम धामी ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर देहरादून में आयोजित 2 कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर प्रदेश की मातृशक्ति के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने मुख्यमंत्री धामी को रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, प्रदेश की 5 लाख महिलाएं 70,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। 3 लाख से अधिक बहनें लखपति दीदी बनी हैं। सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। तो रक्षाबंधन कार्यक्रम
किया गया यहाँ पर, और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी जिन्हें मुख्यमंत्री अपनी बहनें कहते हैं, माता कहते हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद थी। और रक्षाबंधन से पहले ये समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी बहनों को नमस्कार किया यहाँ पर और सभी से सहयोग की अपील की। इसी के साथ साथ महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, इसको लेकर के भी बड़ी बात कही गई मुख्यमंत्री की तरफ से। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी बहनों पर देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की ओर से आयोजित भव्य रक्षाबंधन समारोह में करीब 20,000 बहनों ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। हाथीबढ़ कला स्थित सर्वे स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, जबकि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर और बीजेपी नेता सुधा यादव भी मौजूद रही। महिलाओं ने गणेश जोशी के दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की। समारोह में गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी समा बांधा। गणेश जोशी ने कहा कि बहनों का स्नेह और विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत है और उनके सुख दुख में साथ खड़ा होना उनके लिए राजनीतिक दायित्व नहीं बल्कि पारिवारिक जिम्मेदारी है। तो रक्षाबंधन से पहले वो माहौल बनना शुरू हो चुका है और यहाँ पर महिलाओं के द्वारा राखी बांधी गई सीएम पुष्कर सिंह धामी को, गणेश जोशी को, और मुख्यमंत्री ने भी ये वादा किया कि महिलाओं को हर जरूरी सुविधा पहुंचाने का काम किया जाएगा, उन्हें स्वावलंबी बनाने का काम किया जाएगा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाएगा और उनकी सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इसी के साथ साथ मंत्री गणेश जोशी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। 20,000 बहनों ने गणेश जोशी को रक्षा सूत्र बांधकर उनसे अपनी रक्षा की शपथ ली। इसी के साथ साथ गणेश जोशी ने कहा, यह सिर्फ आप आम जनता नहीं है या मैं कोई सिर्फ मंत्री नहीं हूं, मैं आपका परिवार का हिस्सा हूं और जरूरत पड़ने पर हर वक्त आपके साथ खड़ा भी हूं। तो बहनों का स्नेह मेरी सबसे बड़ी ताकत, गणेश जोशी ने कहा। सीएम धामी भी समारोह में शामिल हुए। रुड़की में आयोजित उत्तराखंड एनईपी कॉन्क्लेव 2026 में नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मंथन किया गया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विश्वविद्यालयों से एनईपी 2020 से के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए ठोस और समयबद्ध रोड मैप तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को रोजगार परक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए आधुनिक तकनीक, उद्योग की जरूरतों और भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रमों से जोड़ा जाए। विश्वविद्यालय में आधुनिक लैब, इनोवेशन सेंटर, स्टार्टअप्स और इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के साथ उद्योगों के साथ एमओयू कर छात्रों को इंटर्नशिप, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर देने पर जोर दिया गया। कॉन्क्लेव में विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने एनईपी के क्रियान्वयन, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास, रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप्स को लेकर के प्रस्तुतिकरण भी दिए। तो बताते कि छात्रों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता। सरकार का कहना है कि हम छात्रों के हित से जुड़े विषयों पर लगातार काम कर रहे हैं। किस तरीके से उन्हें नई स्किल्स उनमें डेवलप कराई जा सके, उन्हें नौकरियां मिल सके, उनको प्रशिक्षण मिल सके। शिक्षा में एक नई क्रांति लाने के लिए बड़ी पहल, छात्रों को मिलेंगे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। रुड़की में एनईपी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन। देहरादून में बीजेपी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की है। प्रदेश महामंत्री और एसआईआर प्रभारी तरुण बंसल के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम से मुलाकात की। पार्टी ने आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता और असामाजिक तत्व बूथ स्तर पर बीएलओ और बीजेपी के BLA-2 को धमका रहे हैं और एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और मतदाता सूची में 2 जगह नाम मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम जैसी आपत्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पार्टी ने चुनाव आयोग से प्रक्रिया में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की ताकि पारदर्शी तरीके से त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार की जा सके।
दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। एसआईआर को लेकर बीजेपी की चुनाव आयोग से शिकायत। कांग्रेस पर बीएलओ को धमकाने का आरोप भी लगाया गया है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर के मुखर है। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में बारिश की आशंका। देहरादून में बारिश के बाद उफान पर तमसा पौड़ी में दर की पहाड़ी, सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा, मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दी, जहां उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट देखने को मिला है। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में भारी बारिश की आशंका लगाई गई है। जहां देहरादून में बारिश के बाद उफान पर तमसा नदी, देखिए इस समय नदियां अपने उफान पर हैं। नदियां का जल स्तर बढ़ा हुआ है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के 6 ऐसे जिले हैं जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उन लोगों से अपील की जा रही है जो पहाड़ों का रुख कर रहे हैं या वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें ये जानकारी दी जा रही है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। पौड़ी में दर की पहाड़ी, सड़क का बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा, मंदाकिनी नदियों का बढ़ा जलस्तर। देखिए अगस्त का महीना खत्म होने को है, लेकिन मानसून अपने चरम पर है। लगातार बारिश हो रही है। कल दिल्ली एनसीआर में भी जबरदस्त बारिश देखने को मिली। पहाड़ों पर सबसे ज्यादा बारिश हो रही। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में भारी बारिश की आशंका लगाई गई है। तो बता दें कि 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश के अलर्ट के चलते लोगों से अपील की जा रही है कि बहुत सावधानी के साथ पहाड़ों का रुख करें। मूसलाधार बारिश का दौर, नदियों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। सबसे बड़ी मुसीबत देखिए, लोग आमतौर पर नदियों में नहाने के लिए जाते हैं। अच्छे मौसम को देखते हुए उनको आनंद लेना होता है, लेकिन ये छोटा सा आनंद आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है, कुछ देर का आनंद आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है, ये आपको सोचना होगा। अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। देहरादून में उफान पर तमसा नदी, अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर में जबरदस्त बारिश का अनुमान। तो अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में नदियां जो मौजूद हैं वो अपने उफान पर हैं। जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है और लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। हरिद्वार में सावन के अंतिम सोमवार पर शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आधी रात के बाद से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने शुरू हो गई और सुबह होते होते मंदिरों में लंबी कतारें लग गईं। शिव की ससुराल कनखल स्थित दशेश्वर महादेव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मान्यता के अनुसार सावन के अंतिम सोमवार के बाद भगवान शिव कैलाश लौट जाते हैं। इसी आस्था के साथ भक्तों ने भोलेनाथ को बधाई दी। भोलेनाथ के जलाभिषेक को भारी भीड़ उमड़ी और आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। ये सावन का आखिरी सोमवार है और भक्त ऐसा मानते हैं कि इस आखिरी सोमवार के साथ ही भगवान शिव वापस लौट जाते हैं पर्वतों की ओर। इससे पहले भगवान लौटे तो श्रद्धालुओं ने जमकर उनकी पूजा अर्चना की, उनसे अपनी मांग रखी, उनसे अपनी मनोकामनाएं उनके सामने रखी। दशेश्वर महादेव मंदिर में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सुबह से ही लोग जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करते नजर आए। सावन के आखिरी सोमवार पर देश और प्रदेश के विभिन्न स्थानों के साथ उधम सिंह नगर जिले के अनेक क्षेत्रों में भगवान भोलेनाथ की भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्तों की भारी
भीड़ उमड़ पड़ी थी। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना कर सुख और समृद्धि की कामना की। इस दौरान शिव भक्तों ने मोटेश्वर महादेव मंदिर, नागनाथ मंदिर, गंगे बाबा मंदिर आदि अनेक शिवालयों में पहुंचकर पूजा अर्चना की। सुबह होते ही श्रद्धालु का मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गया। कई शिवालयों में भक्त लंबी कतारें में खड़े नजर आए। हाथों में जल और पूजा सामग्री लिए श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए भगवान शिव की आराधना में लीन नजर आए। सावन के अंतिम सोमवार को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। तो भक्तों ने किया भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक। सावन का आखिरी सोमवार शिवालयों में आस्था की गूंज सुनाई दी। शिवालयों में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। कल सावन का आखिरी सोमवार था। चमोली में बारिश और आपदा के दौरान रेस्क्यू अभियानों को प्रभावी बनाने के लिए चमोली पुलिस और ग्राम प्रहरियों को अत्याधुनिक टॉर्च लाइटें उपलब्ध कराई गई। नगर पालिका अध्यक्ष कर्णप्रयाग गणेश लाल शाह ने थाना नंदानगर को 5 LED टॉर्च भेंट की। इसके अलावा थाना क्षेत्र के 51 ग्राम प्रहरियों को भी एक टॉर्च वितरित की गई। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान पुलिस जवान और ग्राम प्रहरी रात में भी खोज, बचाव और राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहयोग से पुलिस और स्थानीय स्तर पर राहत बचाव कार्यों में बेहतर समन्वय और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र रावत सहित अन्य मौजूद रहे। तो यहाँ पर बड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे और ये अनोखी पहल देखने को मिली, जहां नंदानगर पुलिस को 5 अत्याधुनिक टॉर्च भेंट की गई। हरिद्वार के सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की कठोर साधना के दर्शन किए। साधना के दौरान स्वामी कैलाशानंद गिरी की तपस्या दिखाई दी और बता दें कि पीड़ा को देखकर आचार्य प्रमोद कृष्णन भावुक नजर आए। दोनों संतों के बीच बिना शब्दों के आत्मीय संवाद का भाव दिखा। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि स्वामी कैलाशानंद गिरी की तपस्या में उनके साक्षात शिव के दर्शन की अनुभूति हुई है। दोनों संतों का ये मिलन श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक रूप से विशेष और अविस्मरणीय क्षण बन गया। दक्षिण काली मंदिर में हुए इस संगम ने सनातन परंपरा और साधना की गहराई को सामने रखा। तो देखिए, अद्भुत नजारा देखने को मिला। 2 संत जब आमने सामने थे, तपस्या में साक्षात शिव के दर्शन करने को मिले। चंपावत में ऐतिहासिक देवीधुरा बंगवाल मेले को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी। मेले के दौरान सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। प्रमुख स्थलों, प्रवेश मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। पुलिस ने श्रद्धालुओं से प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने और मेले को शांतिपूर्ण, सुरक्षित बनाने में सहयोग की अपील की है। तो देवीधुरा बंगवाल मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले, जहां चंपावत पुलिस ने संभाला सुरक्षा मोर्चा। पौड़ी पुलिस की सघन चेकिंग के दौरान श्रीनगर में एक इको एम्बुलेंस से करीब 90 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार कर तस्करों में इस्तेमाल वाहन को सीज कर दिया। पूछताछ में रुद्रप्रयाग में गांजा लाकर श्रीनगर में सप्लाई करने की बात सामने आई। पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी कर रही है। तो पुलिस तलाश करने में जुटी हुई है। पौड़ी में 45 लाख का नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। एम्बुलेंस से नशा तस्करी का बड़ा खुलासा किया गया। 90 किलो नशीले पदार्थ के साथ चालक गिरफ्तार। वहीं राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को लेकर उत्तराखंड में सियासत गर्म आ गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा रहा और इसी वजह से कांग्रेस देवभूमि की जनता की भावनाओं का अपमान कर रही है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता इस अपमान को कभी भूलेगी नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर उत्तराखंड के लोगों की आस्था और धार्मिक स्थलों के अपमान का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कांग्रेस की ऐसी राजनीति को जनता जरूर जवाब देगी। तो कांग्रेस पर आरोप देवभूमि की भावनाओं का अपमान। जनता कांग्रेस को जवाब देगी और देवभूमि की जनता का अपमान करने का काम किया है। वंदे मातरम पर उत्तराखंड में सियासत तेज देखने को मिल रही है। कांग्रेस पर महेंद्र भट्ट का तुष्टीकरण का आरोप। देवभूमि की भावनाओं का अपमान किया जा रहा है। वंदे मातरम का अपमान किया गया। जनता से आक्रोश है, आक्रोशित है। वंदे मातरम पर उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई। तो देवभूमि की भावनाओं का अपमान करने का आरोप लगाया गया है और ये कहा है कि जनता इसका जवाब दे के रहेगी। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के नेचर में तुष्टीकरण है और देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार का वंदे मातरम का विरोध करके तुष्टीकरण करने का जो काम कांग्रेस कर रही है, उत्तराखंड की देवभूमि की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। उत्तराखंड के अंदर माँ लक्ष्मी का, माँ दुर्गे का, सबकी स्तुति अगर वंदे मातरम होती है तो उसका एक स्वर्णिम और मैं कह सकता हूँ पूरे राज्य के लोगों के अंदर एक हर्ष का विषय, श्रद्धा का विषय है, जिसका अपमान कर कांग्रेस ने देवभूमि उत्तराखंड के अंदर यहाँ की जनता को भी अपमानित किया है। देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कांग्रेस जितनी बार चाहे सर्वे करा ले, लेकिन अपने ही सर्वे के आधार पर खुद को विजेता घोषणा करना सही नहीं है। महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि जब कांग्रेस जनता के बीच जाकर सर्वे करती है तो जनता उसे नकार देती है। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा पिछली बार से भी ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। भट्ट के मुताबिक भाजपा की नीतियों से जनता खुश है और युवा समेत प्रदेश की जनता पार्टी के साथ है। कराया, देखिए, कांग्रेस पहली बार तो सर्वे करा नहीं रही है। लगातार सर्वे में कांग्रेस ने अपने द्वारा सर्वे कराया, उसमें सजा अपनी सरकार बताई, लेकिन जनता का सर्वे ये चुनाव में दिखाई देता है। और मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा सीटों के साथ विजय हासिल करेगी और फिर तीसरी बार हम लोग वंदे मातरम को लेकर सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस हाईकमान के पूरे वंदे मातरम का गायन नहीं करने के फैसले के बाद उत्तराखंड कांग्रेस भी केंद्रीय नेतृत्व के समर्थन में उतर आई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस पूरा वंदे मातरम नहीं गाएगी। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस भाजपा के कहने पर ही फैसले लेगी। हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस संविधान को मानने वाली पार्टी है और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के अनुसार ही अपने फैसले लेती है। उन्होंने कहा कांग्रेस संवैधानिक मूल्यों के आधार पर अपनी राजनीति करती है। तो संविधान के मुताबिक फैसले लेगी कांग्रेस। वंदे मातरम पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस पूरा वंदे मातरम नहीं गाएगी। तो वंदे मातरम पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस अपनी बात पर अड़ी है। कांग्रेस का कहना है जो बाबा साहेब का संविधान है उसमें 2 छंद गाने की बात है, उस पर हम अटक रहेंगे और हम 2 ही छंद गाएंगे, 2 पैराग्राफ ही गाएंगे, उसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे चाहे कितना भी विरोध किया जाए। हम संविधान के हिसाब से चलने वाली पार्टी है। वंदे मातरम पर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है और कांग्रेस अपनी बात पर अडिग नजर आ रही है। कांग्रेस पूरा वंदे मातरम नहीं गाएगी। हरक सिंह रावत का बीजेपी पर हमला। उनका कहना है कि हम संविधान के मुताबिक ही चलेंगे। हम संविधान मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाली पार्टी हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। हरक सिंह रावत का बीजेपी पर तगड़ा हमला।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।